हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का सेशन करते हैं शुरू। तो ये जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो अधिगम में वृद्धि कैसे की जाती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है विदेशों में भेजकर, दूसरा ऑप्शन है विटामिन देकर, तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन देकर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम में वृद्धि कैसे की जा सकती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अधिगम में वृद्धि कैसे किया जाएगा? प्रोत्साहन देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग निम्न में से किसके समान अर्थ में किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग निम्न में से किसके समान अर्थ में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बुद्धि है, दूसरा ऑप्शन सृजनात्मक है, तीसरा ऑप्शन बुद्धि एवं सृजनात्मक है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया निम्न में से किसके समान अर्थ में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक। तो इसका राइट आंसर सृजनात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में कुसमायोजित होने का मुख्य कारण क्या है। तो बालकों में कुसमायोजित होने का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका अनुवांशिक कारण, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक कारण, तीसरा ऑप्शन है स्वभावगत एवं समवेगात्मक कारण। तो बालकों में कुसमायोजित होने का मुख्य कारण ये तीनों हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता निम्न में से कैसे बालकों की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बालकों की, तीसरा ऑप्शन है सृजनशील बालकों की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों की रिक्तियाँ के प्रति सजगता निम्न में से कैसे बालकों की विशेषता है। तो ये आपका हो जाएगा सृजनशील बालकों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है वह कैसा बालक कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभावान बालक, दूसरा ऑप्शन है अपराधी बालक, तीसरा ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक और चौथा ऑप्शन है पिछड़ा बालक। तो क्वेश्चन है आपका, वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है तो वह कैसा बालक कहलाता है। तो वो आपका अपराधी बालक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर अपराधी बालक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास निम्न में से किन दोनों योगदान का परिमाण है। तो पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अब देखिएगा, मानव विकास निम्न में से किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो इसका राइट आंसर वंशानुक्रम एवं वातावरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग बालकों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए। तो विकलांग बालकों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रातःकालीन, दूसरा ऑप्शन है रात्रिकालीन, तीसरा ऑप्शन है आवासीय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो विकलांग बालकों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विकलांग बालकों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए? आवासीय होना चाहिए, उसको रहने का व्यवस्था होना चाहिए। जो विकलांग है काहे कि डेली जाने आने में उसको प्रॉब्लम होगा विद्यालय, तो इसलिए उसका आवासीय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है संदर्भगत, दूसरा ऑप्शन है अभ्यवेकभुक्त, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक और चौथा ऑप्शन है अनुभाविक। तो किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो ये सामाजिक को क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है सेगविन ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती मॉन्टेसरी ने और चौथा ऑप्शन है हीली ने। तो डिक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिक्रोली विधि का आविष्कार कौन किया था? हीली ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अनुबंध, तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक अधिगम और चौथा ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम।
तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालकों की अभिवृद्धि पर बल देती है, इसमें क्या सम्मिलित है? ये आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बालकों की अभिवृद्धि पर बल देती है, इसमें क्या सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा देना, अधिगम अनुभव प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बालकों की अभिवृद्धि पर बल देती है, तो ये तीनों आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आपको आंसर कमेंट करना है। तो पियाजे किसके लिए जाना जाता है, ये आपको आंसर कमेंट करना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के निम्न में से क्या उद्देश्य है? तो आपका क्वेश्चन है मूल्यांकन के निम्न में से क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार को जांचना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा में वृद्धि करना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का निम्न में से क्या उद्देश्य है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के व्यवहार को जांचना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है, ये आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है औसत बुद्धि वाले, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण बुद्धि वाले, तीसरा ऑप्शन है अध्ययनशील बालक, और चौथा ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। तो इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को जो है समायोजन का समस्या होता है, तो इसका राइट आंसर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण को किसमें सम्मिलित किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो परिणात्मक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका गुणात्मक परीक्षण, तीसरा ऑप्शन रेटिंग स्केल, और चौथा ऑप्शन है एनेक्डोटल आलेख। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण को किस में सम्मिलित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण को परिणात्मक परीक्षण में शामिल किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणात्मक परीक्षण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मक में निम्न में से किस प्रकार की सहसंबंधन पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका धनात्मक हो गया, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक हो गया, तीसरा ऑप्शन शून्य होगा, चौथा ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मक में क्या हो जाएगा, धनात्मक संबंध पाया जाता है, इसका राइट आंसर धनात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चों के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि पर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है चरित्र पर प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से, जेनेटिक हो गया वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं देख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब तो होगा, शारीरिक लक्षण का प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके कारण आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कितना वर्ष तक होता है? तो पहला ऑप्शन हो गया जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन हो गया 3 से 6 साल तक, और तीसरा ऑप्शन हो गया 7 साल से किशोरावस्था तक, और चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कितना वर्ष तक होता है। तो बालक का जो स्वकेंद्रित अवस्था होता है 3 से 6 वर्ष तक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है? तो चिंतन का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका समस्या समाधान हेतु, दूसरा ऑप्शन है निर्णय लेने की भावना, तीसरा ऑप्शन है वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसी बच्चे का चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका तीनों सही है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रौढ़ावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये जो अभी बताया आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप विपुल आनंद टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। @विपुल आनंद लिखिएगा तो एक चैनल आएगा, ओनली फॉर स्टूडेंट करके, उसमें इसका पीडीएफ डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।